ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ ਰੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर कर लियो, लाइक शेयर तक कमेंट करके दस्या करो वीडियो किद्दां लग रही ने। ते आज दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, बाकी गलबात करेंगे बाद च। आज से 2000 साल पहले एक शहर जिसका नाम सुनते ही एक पूरा इतिहास आंखों के सामने घूम जाता है, और वो है रोम। पत्थर की सड़कों पर मार्च करते सैनिक, उनके कंधों पर चमकते हुए लोहे के कवच, और आसमान में गूंजता एक नाम इम्पीरियम रोमानोम। एक समय था जब रोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। उसकी सेनाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कोने कोने तक धूम मचा रही थी। हर तरफ सिर्फ एक ही हुक्म चलता था, और वो था रोम का। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा साम्राज्य जिसे लोग अमर समझने लगे थे, एक दिन ऐसा बिखरा जैसे मिट्टी का महल। जहां कभी हर गली में शाही शान थी, आज वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें हैं। आखिर हुआ क्या था? रोम का उदय कैसे हुआ, और उसका पतन इतना भयानक क्यों था? क्या ये सिर्फ एक आम राजनीतिक खेल था, या किसी अंदरूनी चोट का नतीजा जिसने इस महाशक्तिशाली साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया? क्या सीजर की हत्या केवल एक विरोध था, या उसी दिन लिख दी गई थी एक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी? इस कहानी में है राजनीति, धोखा, वीरता, धर्म और अंतिम विनाश। और हम आज जानने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो कभी डूबता नहीं था, लेकिन आखिर में अंदर से सड़ चुका था। तो चलिए चलते हैं वक्त के पीछे, वापस उस जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। टाइबर नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम था रोम। हर महान साम्राज्य की शुरुआत एक कहानी से होती है, और रोम की कहानी शुरू होती है दो जुड़वां भाइयों से, रोमुलस और रेमुस। कहते हैं इन्हें जन्म देने के बाद इनकी मां को जिंदा दफना दिया गया, और ये मासूम नवजात एक टोकरी में रखकर टाइबर नदी में बहा दिए गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इन बच्चों को एक मादा भेड़िया ने अपनी मां की तरह पाला। उसकी गोद में पलते हुए इन दोनों भाइयों ने जीवन के संघर्ष और जंगल की सच्चाई को बहुत कम उम्र में जान लिया। समय बीता गया, दोनों भाई बड़े होते गए, बहादुर बने, और फिर उन्होंने एक नया शहर बसाने का सपना देखा। वही शहर जो आगे चलकर दुनिया के इतिहास को बदलने वाला था। लेकिन अफसोस, ये सपना दोनों ने एक साथ नहीं देखा। कहा जाता है कि रोमुलस ने अपने भाई रेमुस की हत्या कर दी, क्योंकि वो सिर्फ एक शहर नहीं बसाना चाहता था, बल्कि वो राजा बनना चाहता था। जिस मिट्टी पर भाई ने भाई का खून बहाया, उसी जमीन पर जन्म लिया रोम। 753 ईसा पूर्व में रोम की स्थापना हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटी सी बस्ती थी पहाड़ियों के बीच, टाइबर नदी के किनारे कुछ गड्ढों और झोपड़ियों का समूह था। लेकिन धीरे धीरे ये बस्ती लोगों की सोच और नजरिए का हिस्सा बन गई, एक ऐसी आग जो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी में ढकने वाली थी। रोम की शुरुआती पीढ़ियां किसानों, कारीगरों और योद्धाओं की थी। वे लोग जो जमीन को जोतते भी थे और जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाते थे। इनके दिलों में बस एक ही बात थी, हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच को कोई नहीं हरा सकता। और वहीं से शुरू हुआ एक साम्राज्य का पहला कदम, जिसे आने वाले 1000 वर्षों तक पूरी दुनिया याद रखने वाली थी। समय बीतता गया, और रोम अब एक बस्ती नहीं रहा। यहाँ महलों जैसी इमारतें बन चुकी थीं, सड़कों पर अनुशासन था, और लोगों के दिलों में आजादी की भूख। शुरुआत में उस शहर में राजा हुआ करते थे, और आखिरी राजा था ल्यूसियस टार्क्विनियस सुपरबस। नाम जितना भारी था, शासन उतना ही क्रूर। उसने लोगों के अधिकार छीन लिए, अत्याचार की हदें पार कर दी। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। टार्क्विन के बेटे ने एक सम्मानित रोमन महिला के साथ घोर अपराध किया, और उस महिला ने अपमान से दुखी होकर अपनी जान दे दी। पूरा रोम हिल गया, लोगों के भीतर आग सुलग उठी, और उस आग से जन्म हुआ गणराज्य का। 509 ईसा पूर्व में रोम के नागरिकों ने राजा को भगा दिया। कहा, अब कोई राजा नहीं होगा, अब हम खुद अपने भाग्य के मालिक बनेंगे। और इसी के साथ बनी रोमन रिपब्लिक, यानी रोमन गणराज्य। अब राजा नहीं थे, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि शासन करने लगे, जिन्हें कहते थे कौंसल। सत्ता अब लोगों के बीच बांट दी गई थी। सेनेट सबसे ताकतवर निकाय था, जहां बुद्धिमान और अनुभवी लोग बैठते थे। वहीं आम लोगों के लिए था ट्राइब्यून, जो जनता की आवाज बनते थे। ये पहला मौका था जब कोई सभ्यता कह रही थी,
ताकत तलवार में नहीं, सोच और व्यवस्था में है। लेकिन हर व्यवस्था के साथ एक दोष भी आता है। धनी और गरीब, कुलीन और सामान्य, उनके बीच की खाई और गहरी होती जा रही थी। रोम आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर फूट भी पड़ रही थी। फिर भी ये वही दौर था जब रोम ने अपना चरित्र गढ़ा, न्याय, वीरता और आत्मसम्मान का चरित्र। और इसी गणराज्य के जमाने में रोम ने अपने पंख फैलाने शुरू किए। अभी रोम सिर्फ उड़ना सीख रहा था, आसमान छूने की असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। रोम अब केवल एक शहर नहीं रह गया था, उसकी आंखें अब दूर दूर तक देखने लगी थीं, समंदर के उस पार तक। लेकिन जब ताकत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। प्यूनिक युद्ध रोम की सबसे बड़ी संघर्ष था। कार्थेज एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य, जो अब रोम की राह में सबसे बड़ी बाधा था। 3 भयंकर युद्ध हुए जो 120 वर्षों तक चले। पहला युद्ध शुरू हुआ 264 ईसा पूर्व में, जब रोम और कार्थेज ने भूमध्य सागर की सत्ता के लिए संघर्ष किया। दूसरे युद्ध में प्रसिद्ध कार्थेजी सेनानायक हानिबल ने हाथियों की सेना लेकर रोम पर धावा बोला। हाथियों का जंगली कदम जो पहाड़ों को भी कांपाने की ताकत रखते थे, और उनके पीछे सैकड़ों सैनिक। हानिबल की चालाकी और रणनीति ने रोम को हिलाकर रख दिया। लेकिन रोम की हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। हर बार हार के बाद रोम फिर खड़ा हुआ और अपनी सेनाओं को मजबूत किया। तीसरे युद्ध में रोम ने कार्थेज को पूरी तरह तबाह कर दिया। कार्थेज जलकर राख हो गया और उस राख में दब गया था एक नए युग का आगाज। रोम अब भूमध्य सागर का अधिपति बन चुका था। समुद्र उनके कदमों के नीचे था। लेकिन ये विजय सिर्फ जमीन पाने की नहीं थी, ये रोम की भावना की जीत थी। हारने के बाद भी उठ खड़े होने की, धूप में तपते हुए भी अपने लक्ष्य को पाने की। इस जीत ने रोम को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन विजय के साथ आ गई लालच, सत्ता की लड़ाई और सत्ता का दुरुपयोग। अंदर से वह असुरक्षा जो कभी भी साम्राज्य को अंदर से खा सकती थी। तो ये था वो दौर जब रोम ने अपने पैरों पर पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया। लेकिन इस जीत की कीमत अभी तक उसे समझ नहीं आई थी। कभी सोचा है कि एक आदमी कैसे एक पूरी दुनिया बदल सकता है? ऐसा ही था गायस जूलियस सीजर का सफर। एक आम परिवार से निकला जिसने रोम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सीजर केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक सोच वाला नेता था। एक ऐसा इंसान जिसने रोम की जनता की उम्मीदों को समझा। उसने देखा कि गणराज्य में भ्रष्टाचार और राजनीति का खेल चल रहा है, जो लोगों की आवाज दबा रहा था। सीजर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के जीवन सुधारने के लिए। वो सेनाएं लेकर गॉल की लड़ाइयों में विजयी हुआ, और जब वो रोम लौटा तो उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लेकिन इस लोकप्रियता के साथ कई लोगों की नजर में वो खतरा भी बन गया। सेनेट के कुछ नेताओं ने उसे देखते हुए सोचा, अगर सीजर को ज्यादा ताकत मिली तो गणराज्य का क्या होगा? इस डर और ईर्ष्या ने जन्म दिया एक साजिश को, जिसने सीजर को एक दिन सेंटर ऑफ पावर से मृत्यु के घाट उतार दिया। 34 ईसा पूर्व 15 मार्च को सीजर की हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं हुई। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से मिनिमम 7 आवर्स टू 9 आवर्स आपको। सीजर की मौत ने रोम में राजनीतिक उथल पुथल और गृह युद्ध की आग भड़का दी, और इसी उथल पुथल में जन्म हुआ रोमन साम्राज्य का। सीजर ने जो बीज बोए थे वे अब फलने फूलने लगे थे। एक नया युग आ रहा था जहां एक सम्राट की सत्ता सर्वोपरि होगी। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोम एक भंवर में फंसा हुआ था। गृह युद्ध की आग पूरे शहर को जला रही थी। लोग डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे थे। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर से उस दौर के सबसे बुद्धिमान और धैर्यवान नेता को उभारा, ऑगस्टस, जिन्हें पहले ऑक्टेवियन कहा जाता था। वो सीजर के भतीजे थे, लेकिन केवल खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने साहस और दूरदर्शिता से उन्होंने जनता का दिल जीता। ऑगस्टस ने समझा कि सत्ता पाने का मतलब केवल ताकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। उसने रोम के टूटे हुए गणराज्य को संभाला और धीरे धीरे ऐसा शासन बनाया जिसमें शांति, न्याय और समृद्धि वापस लौट आई। उसने अपने शासनकाल में ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों के जीवन में सुधार हुआ। शहर को फिर से संवारा गया, सड़कों, मंदिरों और आम जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई। ऑगस्टस ने अपने आप को प्रिंसेप्स यानी पहला नागरिक कहा, ताकि लोग समझें कि वो राजा नहीं बल्कि उनके बीच का सबसे पहला सेवक है। पर सच तो ये था कि वो रोम का पहला सम्राट था। उसके शासन में रोम ने असाधारण विकास किया। शांति का युग आया जो लगभग 200 साल तक चला। इस दौरान कला, संस्कृति, वास्तुकला और व्यापार ने रोम को दुनिया का सबसे चमकता सितारा बना दिया।
लेकिन ऑगस्टस की सबसे बड़ी सफलता थी एक टूटी हुई दुनिया को जोड़ना, लोगों के बीच भरोसा लौटाना और इतिहास में एक नया अध्याय लिखना। ये वो समय था जब रोम न सिर्फ एक साम्राज्य था, बल्कि एक सांस्कृतिक, कला और विज्ञान का केंद्र भी बन गया। रोम की गलियां और बाजार जीवंत हो उठे, मंदिर, नाट्यशालाएं और विशाल एम्फी थिएटर बने। सबसे मशहूर है कोलोसियम, जहां रोम के लोग साहस और रोमांच की कहानियां देखते थे। कला में उस समय चित्रकला ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਰੋਮ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। कला और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयां छुई। रोमन कलाकारों ने ग्रीक कला से प्रेरणा लेकर उसे और निखारा। उनके बनाए हुए भव्य स्तंभ, पुल और नहरें आज भी मानव कौशल का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ भव्य इमारतें और कविताएं नहीं थीं। रोम ने अपने कानून, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था में भी महान प्रगति की। उस समय के कानून आज भी कई देशों की न्यायिक प्रणाली की नींव है। ये छुपी हुई समस्याएं बाद में साम्राज्य के पतन की वजह बनेंगी। फिर भी ये युग रोम की महानता का प्रतीक था, जहां मानवता ने कला, संस्कृति और सत्ता के नए आयाम स्थापित किए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोम की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। साम्राज्य की विशालता इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। अंदर से फटने लगी दरारें जो बाहर से दिखती नहीं थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਇੰਪਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।